नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। खबरों की खबर देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर के राजौरी के घने जंगलों में आतंकियों को हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। देश की हिफाजत के लिए 5 जवानों ने अपनी जान दे दी, लेकिन इनकी शहादत को किस तरह नेता देखते हैं वो हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं। जो बेहद असंवेदनशील है, जो बेहद निर्दयी है, जो बेहद हृदयहीन है, हार्टलेस। आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता ने मातृभूमि की रक्षा में देश के लिए जान दे दी। इस युवा कैप्टन के परिवार को इस खबर को सुनने के बाद पूरा परिवार रो रो कर उसका बुरा हाल था। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं दरअसल आगरा में आज हुआ क्या, क्यों यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जरा एक मिनट आप मैडम एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाओ। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। लो हाँ मेरे ये प्रदर्शनी मत लगाओ भाई। माँ बोल रही है मेरी प्रदर्शनी मत कराओ। अब आपको बताते हैं दरअसल हुआ क्या। इस दौरान वहां पे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और बीजेपी के विधायक जीएस धर्मेश शहीद कैप्टन के घर पर पहुंचे। शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। इन तस्वीरों में देखिए मदद किस तरीके से दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और बीजेपी के विधायक जीएस धर्मेश सहायता राशि का चेक दे रहे हैं। ये चेक घर के भीतर भी दिया जा सकता था, लेकिन नहीं, तस्वीर खिंचानी जरूरी थी। इसीलिए रोती बिलखती शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की मां को बाहर लाया गया, कैमरे के सामने खड़ा किया गया। हद है, वाकई ये हद ही तो है। तस्वीर की क्या जरूरत थी, और वो भी इस वक्त में जब पूरा परिवार गमगीन है, मां का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। क्यों कैमरे के सामने बाहर लाकर इस तरीके का फोटो ऑफ होना चाहिए था? अगर सरकार मदद कर रही है तो वो उसने घोषणा कर दी थी। चेक देते हुए इस तरह की तस्वीर की क्या जरूरत है? ये असंवेदनशीलता नहीं है तो क्या है? अगर ये तस्वीर नहीं खिंचवाई जाती तो मंत्री जी का, नेताजी का, विधायक जी का क्या बिगड़ जाता? मंत्री विधायक गए थे सहानुभूति प्रकट करके चेक सौंप कर लौट आते, लेकिन नहीं, दोनों को तो फोटो खिंचवानी थी। शहीद की मां कह रही हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे को वापस ले आओ। वो कह रही हैं कि प्रदर्शनी मत लगाओ। जिस तरीके से फोटो खिंचवाई जा रही है, कैमरे के सामने उनको लाया गया, मां को, मां के आंसू, मां की पीड़ा शायद इन नेताओं को समझ में आई हो या नहीं आई हो, हमको नहीं पता, पर मां के ये शब्द हम बहुत से लोगों को परेशान कर रहे हैं। प्रदर्शनी मत लगाओ, मुझे मेरा बेटा वापस ला दो। कितना भावुक क्षण है। एक क्षण के लिए इसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। उन्हें तस्वीरों में शामिल करने की कोशिश क्यों की गई? आखिर इतनी तस्वीरें क्यों खिंचवाई जा रही हैं? अपने चुने हुए नेता से संवेदनशील व्यवहार की उम्मीद को की ही जा सकती है, और जब इस तरह का व्यवहार इन नेताओं ने नहीं किया तो विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिल गया। देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए, देश के दुश्मनों से लड़ते हुए जवान शहीद होता है, और उत्तर प्रदेश का जवान, आगरा का, और उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री चेक लेकर के उसकी मां के पास पहुंच करके प्रदर्शनी करते हैं। एक बिलखती मां जिसने अपना बेटा खो दिया, एक वो मां, एक भारत माता, दोनों के सामने केवल भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शनी कर रही है। इतनी भी लाज शर्म नहीं बची, केवल दिखावा करना। मुझे लगता है कि उस मंत्री को, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूरी सरकार को उस सपूत की मां से माफी मांगनी चाहिए कि हमारे एक कैबिनेट मंत्री ने इस तरीके का दुर्व्यवहार किया है, इस तरीके का दुस्साहस किया है, इस तरीके से अमानवता वाली घटना की है। हम सब शर्मिंदा हैं। यूपी में गुस्सा है, देश भर में गुस्सा है। जो इस वीडियो क्लिप को देख रहा है वो तमाम लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लोगों के गुस्से का शिकार बन रहे यूपी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी अपनी सफाई अब पेश की है। सुनिए।
उस कुत्सित मानसिकता जिसने वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की हार पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की स्टेडियम में उपस्थिति को बताते हुए एक घृणित राजनीति की थी, वही मानसिकता आज एक शहीद परिवार के पीड़ा पर राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब उस परिवार के लिए एक श्रद्धांजलि राशि के रूप में उनकी मां के नाम और उनके पिता के नाम चेक भेजे थे, तो मैं और मेरे साथ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर GS धर्मेश उनके आवास पर गए थे। उनके ही परिजनों द्वारा शहीद की मां को बाहर लाया गया था। हमारा कोई आग्रह नहीं था और उनको चेक जब दिए गए थे तो एक स्वाभाविक पीड़ा थी मां की। वो जो कह रही थी कि मेरे शुभम को बुला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये एक मां की, दुखी मां की स्वाभाविक पीड़ा थी, शहीद के मां की स्वाभाविक पीड़ा थी। उस पीड़ा को एक राजनीतिक रंग देकर अपनी राजनीति की गोटियां लाल करना एक घिनौना प्रयास है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। शुभम हमारे परिवार का, पार्टी परिवार का ही एक बच्चा है, जिसको हम सब पार्टीजनों ने बचपन से लेकर अब तक बड़ा होते हुए देखा है। उसके शहादत पर जहां एक ओर हम गर्वित भी हैं, तो दूसरी ओर उसके अकाल काल कवलित होने पर हृदय से छलनी हुए हैं। ऐसे में जो राजनीति कर रहे हैं वो वास्तव में किसी का भला नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या दिया है परिवार को, यह भी एक सोचने का विषय है। कौन राजनीति कर रहा है, कौन राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, ये आपको तय करना है। अब आप जान लीजिए कि योगेंद्र उपाध्याय दरअसल हैं कौन। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, आगरा दक्षिण से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। बीजेपी के पुराने और बड़े नेता इस इलाके में बताए जाते हैं। उनके साथ स्थानीय विधायक GS धर्मेश साहब भी थे। इनके बारे में सुनिए। पेशे से चिकित्सक है डॉक्टर GS धर्मेश। नगर निगम में सभासद रह चुके हैं। 2012 में आगरा छावनी से चुनाव लड़ा था, हार गए थे। 2017 में चुनाव जीते, मंत्री भी बने। 2022 में फिर चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार मंत्री नहीं बने। दोनों माननीयों का प्रोफाइल देखकर आप समझ गए होंगे कि दोनों के पास सार्वजनिक जीवन में अनुभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन नेतागिरी भी कोई कम नहीं कर रहा है। एक बार आपको फिर ये पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। जरा एक मिनट आप मैडम एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाओ। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। मेरे ये प्रदर्शनी मत लगा पाएंगे। इन तस्वीरों से परे, राजनीति से परे बात शहीद शुभम गुप्ता की करते हैं। शहीद शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर आगरा उनके आवास पर पहुंचा। वीर सपूत की एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ चारों तरफ मौजूद रही। उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव कुआं खेड़ा ले जाया गया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनकी मां भी उस वक्त वहां मौजूद थी। तस्वीरों में आप उनको देख सकते हैं। इस दौरान वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। आगरा के शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की शहादत को ये देश कभी नहीं भूल पाएगा। इसके साथ ही शहीद एक और हुए पैराट्रूपर सचिन लाल। उनकी 2 हफ्ते के बाद शादी होनी थी 8 दिसंबर को। उनकी घर वापसी का सभी इंतजाम कर लिया गया था और सब उनका पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे थे। पूरी तैयारी हो गई थी, कार्ड बांटे जा चुके थे। सचिन वापस जरूर लौटे, लेकिन मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर। अलीगढ़ में वीर शहीद सचिन लौर के दर्शन करने पूरा शहर जैसे उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखें नम थीं और इस बात का गर्व कि उनके शहर के सचिन लौर ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए देश के लिए अपनी जान दे दी। ये दोनों तरफ गेट बन जाए, खेल मैदान बन जाए, ये रोड बन जाए। जाते 8 राष्ट्र बनी, वो तो शहीद हो ही गए।
सचिन की अब वो परसों यही बात हुई कि पापा घेरा मकान में घेरा दे रहा के उनको, और तो मतलब सिल्ट के 2 और रह रहे, इनने सिल्टा के जब यांगों में भी मैं अकेला हूँ या लग रहा हूँ 2-3 महीना थे मकान में, कि पापा इनने और सिल्टा दें आज शाम को, और मतलब इनने सिल्टा के जब आ जाऊँगा मैं। शादी की क्या क्या तैयारी चल रही है? शादी की फुल तैयारी है गई, कार्ड वार्ड गाड़ी भी आ गई, मोटरसाइकिल है, कार्ड फाड़ नौते पट के सब सामान सट्टे सब कछु तैयारी फुल है। टाइम कुछ ना रहे हो। क्या तारीख की? 8 की दिसंबर की। जम्मू कश्मीर में पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वाले हवलदार अब्दुल माजिद ने देश की रक्षा के लिए शहादत दी। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में उन्हें नम आंखों से पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके परिजनों के मुताबिक देश सेवा परिवार के खून में है। परिवार के कई सदस्य देश सेवा में पुलिस और सेना में भर्ती हैं। उनको फ़ख्र है इस चीज़ का कि देश के लिए उन्होंने शहादत दी है। तो कौन सी चीज़ आपको ये कहती है, एक बाप ने अभी अपने बच्चे को दफन किया तो फिर आप? हमको थोड़ा ये दिल में जो है ना, हमारा दिल कहता है। एक तो मुंह से कहती है आम दुनिया के ये वो है, हमारा दिल कहता है, क्योंकि हमको फ़ख्र है इस चीज़ का। ये हमारी माँ है ज़मीन, जो जिससे हमने ये जो माँ ने जिसने जन्म दिया ये दूसरी है। शुरू में जो है ये माँ जिसने हम पैदा हुए हैं और इसी में जाना है वापस मुड़ के, इसने अपनी गोदी में ले लिया अभी उसको, ऐसे सब ने जाना है। ठीक है सर, इसलिए हमको फ़ख्र है इस चीज़ पहले भी मातृभूमि के 5 शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी गई है। आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के कैप्टन एमवी प्रांजल, कैप्टन शुभम गुप्ता, हवलदार अब्दुल माजिद, लांस नायक संजय बिष्ट और पैराट्रूपर सचिन लौर को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सैनिकों की वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। और अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। हिंडनबर्ग ओसीसीआरपी रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अखबारों में छपी रिपोर्ट को अंतिम सत्य नहीं मान सकते। सेबी जैसी संस्था पर बिना सबूत आरोप सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से पूछा, अडानी ग्रुप के खिलाफ क्या सबूत हैं? सबूत हिंडनबर्ग रिपोर्ट ही है, खुद प्रशांत भूषण ने जवाब दिया। कोर्ट की बनाई कमेटी के सदस्यों पर आरोप अनुचित हैं, यह भी कहना था सुप्रीम कोर्ट का। इस मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशीष भार्गव ने यह रिपोर्ट फाइल की है। हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी सुनवाई की है और याचिकाकर्ताओं पर ही बड़े और कड़े सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ही सच नहीं माना जा सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सेबी को जांच के लिए कहा था और एक्सपर्ट पैनल भी बनाया था। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में कोई सामग्री होनी चाहिए, ऐसा कोई मटेरियल होना चाहिए जिसको देखकर ये सुप्रीम कोर्ट कह सके कि आगे की जांच ज़रूरी है, या फिर सेबी की जांच पर सवाल उठा सके, या इसको ये कहा जा सके कि एसआईटी की जांच ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजेस की बेंच है जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, उसने पूरे मामले में अपना फैसला भी सुरक्षित रखा है। याचिकाकर्ता
के वकील प्रशांत भूषण पर बड़े सवाल उठाए हैं और कहा है कि खाली मीडिया में खबर छप जाना, अखबारों की खबर को सच नहीं माना जा सकता, एक तरीके से ब्रह्म सच्चाई नहीं मानी जा सकती, पूरी तरह सच नहीं माना जा सकता, उसके लिए कोई सामग्री होनी चाहिए, कोई सबूत भी होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में पत्रकारों को ये नहीं कह रहे हैं कि खबर गलत है, लेकिन पत्रकारों की जो जिम्मेदारी जवाबदेही उस तरह की कानूनी नहीं होती जिस तरह अदालत में सेबी जैसी वैधानिक संस्था को, वैधानिक निकाय को खड़ा होना पड़ता है। उन्होंने प्रशांत भूषण पर बड़ी बात यह भी कही कि कमेटी, जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उनके सदस्यों पर जो सवाल उठाए गए थे कि एक सदस्य वकील के तौर पर अडानी ग्रुप के लिए 2006 में अपीयर हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि आरोप लगाना बहुत आसान है, सावधान रहना चाहिए ऐसे आरोप लगाते समय। अगर ये बात होगी तो फिर कोई भी जो आरोपी के लिए जो वकील पेश होता है उसे जज नहीं बनाया जा सकेगा। वकील के तौर पर पेश होना मुवक्किल के लिए उसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे किसी कमेटी में शामिल नहीं हो सकते। और ये जो सदस्य हैं ये पहले भी कई कमेटी में रह चुके हैं। OCCRP को लेकर भी जो दावे किए गए थे उसकी रिपोर्ट को लेकर उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सिरे से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके लिए कोई तथ्य होने चाहिए, कोई सबूत होने चाहिए, उसके आधार पर ही जांच आगे बढ़ सकती है, सिर्फ खाली रिपोर्ट को ही सच नहीं माना जा सकता है, ये बड़ी बात कही है। यहाँ पर सेबी ने कहा है कि उसे और वक्त नहीं चाहिए, लेकिन तुषार मेहता जो उनके लिए अपीयर हुए उन्होंने बड़ी बातें यहाँ पर की हैं। उन्होंने कहा कि अब एक ट्रेंड यहाँ पर चल पड़ा है कि विदेशों में आप खबर पब्लिश करवाइए और फिर देश की, भारत में जो नीतियाँ हैं उनको प्रभावित करिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि OCCRP से जब सेबी ने जानकारी साझा करने की बात की तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया और उन्हें एक NGO के पास जाने को कहा और वो NGO प्रशांत भूषण से जुड़ा हुआ है, ये उन्होंने दावा किया और कहा कि इस तरीके से अगर किसी भी रिपोर्ट के आधार पर एजेंसियां जांच करने लगेंगी तो सेबी जैसी एजेंसियों के कोई मायने नहीं रह जाएंगे, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की जो अडानी ग्रुप की DRI की जाँच थी उसको भी एक तरीके से जो मांग प्रशांत भूषण की थी उसे सिरे से नकारा है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। 49 दिन के बाद आज वो तस्वीरें सामने आई जिसका इंतजार पूरी दुनिया को काफी समय से था। वो तस्वीर जिसके आने से पहले हजारों लोगों की युद्ध में जान चली गई, वो युद्ध जो अब भी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ युद्ध विराम हुआ है और वो भी मात्र 4 दिनों का। युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने 25 बंधकों को रिहा किया है। पहले 13 बंधकों की रिहाई की बात सामने आई थी, लेकिन हमास ने 25 बंधकों को छोड़ा। इसमें 12 बंधक थाईलैंड के निवासी हैं। इस बात की पुष्टि थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने खुद सार्वजनिक तौर पर की है। वहीं पूरे ऑपरेशन पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री तेल अवीव से लगातार निगरानी कर रहे हैं। 4 दिन की शांति का वादा किया गया है दोनों तरफ से। इजराइल और हमास के हथियार 4 दिन अब खामोश रहेंगे, मौत के आंकड़े रुके रहेंगे, लोगों को 4 दिन बम के खतरे से आज़ादी मिलेगी, 4 दिन आम नागरिकों की जिंदगी बची रहेगी। फिलहाल ऐसा दावा किया गया है। अब कितने दिन शांत रहेंगे ये दोनों तरफ के रुख पर निर्भर करता है कि जो समझौता हुआ है उस पर वो कायम रहे। इजराइल ने कहा था कि हर रोज 10 बंधक अगर छोड़ेगा हमास तो उस हिसाब से सीज फायर बढ़ाने को वो तैयार भी है, और अगर ऐसा हुआ तो करीब 19 दिन में तमाम बंधक रिहा हो जाएंगे, बशर्ते हमास इसके लिए तैयार हो। लेकिन इसके लिए हमास तैयार होगा ये कहना अभी जल्दबाजी है, क्योंकि वो बंधकों को ढाल बनाकर ही इजराइल से अपने लोगों को छोड़ने की बात कर सकता है। देखना होगा कि इजराइल और हमास का रुख आगे क्या होता है। 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया उस कायराना हरकत की जितनी निंदा की जाए कम है। मासूमों का कत्लेआम, आज़ादी की लड़ाई नहीं हो सकती। जिस तरह की तस्वीरें उस दिन आई थी उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। अचानक हुए इस हमले में इजराइल को संभलने का मौका भी नहीं मिला था। इजराइल का दावा है कि 1400 से ज़्यादा उसके लोग मारे गए और हमास ने 240 लोगों को बंधक बना लिया। 49 दिन पहले गाजा पर हमले तेज किए इजराइल ने, और लगातार अभी भी हमले इस युद्ध विराम के होने तक जारी थे। उत्तरी गाजा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। गाजा की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का दावा है कि इजरायली हमले में करीब 13 से 14 हज़ार लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 4 हज़ार के आसपास बच्चे हैं।
हालांकि इजराइल इस दावे को पूरी तरीके से गलत बताता है। अब बड़ा सवाल है कि 4 दिन बाद क्या होगा। क्या लड़ाई फिर उसी तेजी के साथ शुरू हो जाएगी या फिर इन 4 दिनों में दुनिया के बड़े देश किसी तरह का मीडिएशन करने में सफल हो पाएंगे। इसी मुद्दे पर बात करते हैं। 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। खीमराज जहांगीर जी जो कि विजिटिंग फैकल्टी हैं बेन गुरियन यूनिवर्सिटी इजराइल से, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, और वीरेंद्र गुप्ता जो कि पूर्व राजदूत हैं। जहांगीर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, सीज फायर आखिरकार सीज फायर हुआ, कुछ लोग रिहा हुए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस पूरे सीज फायर के प्रोसेस के दौरान क्या नेतन्याहू एज ए लीडर, क्योंकि आप तेल अवीव में मौजूद हैं, उनकी साख बढ़ी, कम हुई या वैसी की वैसी है? शुक्रिया। नेतन्याहू की साख लगातार गिर रही है। इस पूरे 45-50 दिन में नेतन्याहू की न केवल राजनीतिक मुश्किलें बढ़ी हैं, उनके खिलाफ बंधकों के परिवार वालों ने आज से सिर्फ 3 दिन पहले 30,000 लोगों के साथ तल अवीव से जेरूसलम तक की 4 दिन की पैदल यात्रा करी और उनके मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ बोलते हुए कहा कि आप इसका राजनीतिक हल निकालिए। ये जो सीज फायर अब हुआ है, इसमें इजराइल की एक बहुत बड़ी नाकामी थी पिछले 1 महीने की, कि मिलिट्री किसी भी तरह से बंदियों तक और हमास के छिपे हुए ठिकानों तक नहीं पहुंची। उन्होंने उत्तरी गाजा में हमास के कुछ टनल्स और मिलिट्री ऑपरेशंस को पकड़ा जरूर, पर बंदी हाथ नहीं लगे। तो एक तरफ 30 दिन से आर्मी गाजा के अंदर बंदियों का पता नहीं लगा पाई, और दूसरी तरफ लोगों का धैर्य इस बात पे छूटा जा रहा था कि आप हमास को मिटने और मिटाने की बातें तो करते रहेंगे और ये ऑपरेशन हो सकता है 6 महीने तक चले, आप परिवार कैसे छुड़ाएंगे? तो नेतन्याहू इस समय बहुत ही बुरी राजनीतिक मतलब स्थिति में है। मुझे नहीं लगता कि इन बंदियों के छूटने से उनका किसी तरह से राजनीतिक चेहरा बचेगा। उनकी नाकामी बहुत बहुत हद तक हर जगह हर तरह से बात की जा रही है। जी जहांगीर साहब रहिए मेरे साथ। वीरेंद्र गुप्ता जी, मेरा सवाल अब आपसे है, और वो ये बहुत सिंपल सा सवाल कि क्या इस पूरी परिस्थिति में जो अभी बन रही है, क्योंकि सॉल्यूशन तो इस प्रॉब्लम का हमास और इजराइल के बीच जो चल रहा है, ये सालों साल की लड़ाई है, लगता नहीं है कि इस युद्ध विराम के बाद कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी होगा, ये सिर्फ टेम्परेरी फेज है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस परिस्थिति में क्या तमाम इस्लामिक कंट्रीज दबाव बनाने में कामयाब होंगे इजराइल पर, अमेरिका पर, कि वो फिलिस्तीन को वापस जगह दे? देखिए, ये तो टेम्पररी ट्रूस है 4 दिन के लिए, शायद 4 दिन की बजाय 6-7 दिन और भी बढ़ सकता है, लेकिन दोनों पक्षों को ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि उनके फायदे में क्या चीज है। शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन, उससे कोई फायदा नहीं होता है, उससे डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और लॉन्ग टर्म में हमास ने बहुत बड़ा कदम उठाया जिसकी बहुत निंदा भी हुई, उसका एक रिजल्ट निकला है कि दुनिया अब फिर से जो है एक फाइनल सॉल्यूशन की बात करने लगी है। पहले भी बात होती थी, फिर ये बात को बैक बर्नर पे रख दिया गया। पैलेस्टीनियन रेजोल्यूशन और पैलेस्टीनियन इशू की बात जो है कोई भी नहीं कर रहा था पिछले कई सालों से। तो अब जो है एकाएक इस बात को फिर से तूल मिला है। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम जनरेट हुआ है और इसके लिए सारे देश, अमेरिका एक तरफ, इस्लामिक इंपॉर्टेंट इस्लामिक कंट्रीज, सब लोगों को मिलके इसमें आगे बात बढ़ानी पड़ेगी। ना तो इजराइल के लिए, इजराइल कहते हैं कि हमास को खत्म कर देंगे, बहुत मुश्किल है। देखिए दोनों तरफ, मैंने कल भी ये बात का जिक्र किया था कि पैलेस्टीनियंस और इजराइल दोनों तरफ में आज की तारीख में जो है वो हाईजैक कर लिया गया है, हार्डलाइन एलिमेंट्स आ गए हैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। तो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात करनी पड़ेगी कि इजरायलियों को क्या पसंद है। जैसा लेकिन गुप्ता साहब, सॉरी मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं और मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, जो इजराइल अपनी इंटेलिजेंस के लिए, अपनी आर्मी माइट के लिए दुनिया भर में जाना जाता था, दुनिया के देश पागल थे कि हमको इजराइल से इक्विपमेंट्स लेने चाहिए, चाहे सर्विलांस के हों, चाहे इंटेलिजेंस के हों, चाहे हथियार हों लड़ाई लड़ने वाले,
वो तमाम चीज़ें धरी की धरी रह गई। पहले आप 7 अक्टूबर को नहीं रोक पाए और फिर आप 50 दिन तक लड़ने के बाद अपने 240-250 बंदूकों को ढूंढ ही नहीं पाए, जबकि वो लिमिटेड एरिया है। देखिए, इजराइल तो एक्सपोज नहीं हो गया है। बिल्कुल सही है। और इससे एक बात, बिल्कुल बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर रहा जो अक्टूबर 7 का अटैक है। और आपका कहना सही है कि इतने दिनों में, 50 दिनों में भी कोई खबर नहीं लगा पाए। तो ये इस बात को प्रूव करती है कि हार्ड लाइन मेजर्स, आप उनको मारते रहेंगे, उससे सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। और एक लेजिटिमेट सोल्यूशन मिलना चाहिए पैलेस्टीनियंस को। अगर आप एक जो उनका सेटलमेंट है, उनको एक डिग्निफाइड सोल्यूशन दें, उनको स्टेट दें, तो इस तरीके से नेतन्याहू मिलिट्री मीन्स से हमास को नहीं खत्म कर सकते हैं, बट पॉलिटिकल सेटलमेंट देके हमास को खत्म किया जा सकता है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि ना तो पैलेस्टीनियन साइड में ना इजरायली साइड में, दोनों ही साइड में मॉडरेट ओपिनियन है और वो मॉडरेट ओपिनियन को सपोर्ट करेगी। इजरायली साइड में भी मॉडरेट ओपिनियन है, जैसा उन्होंने जो मार्च किया। गुप्ता जी सब और चाहते हैं जागीर जी, political मैं settlement। आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे सहयोगी हैं उमा शंकर, उन्होंने बड़ी एक अच्छी रिपोर्ट फाइल की है अभी के डेवलपमेंट पर, एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटता हूँ। उमा शंकर सिंह ने ये रिपोर्ट फाइल की है, आज की जो रिहाई हुई है बंदूकों की, सुन लेते हैं पहले उसको। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता लागू हो गया है और हमास ने समझौते के तहत पहले 13 बंधकों को रिहा भी कर दिया है। इनमें महिलाएं और बच्चे हैं। डील के तहत अगले 4 दिनों तक हर दिन 12-13 बंधकों को रिहा किया जाना है। कुल 50 बंधक रिहा होने हैं। शुक्रवार को 13 बंधकों के अलावा हमास ने थाईलैंड के 12 बंधकों को भी रिहा कर दिया। ये युद्ध विराम के मूल समझौते से अलग है। दरअसल थाईलैंड कतर के साथ साथ ईरान जैसे देश के साथ भी अपने बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत कर रहा था। हमास के कब्जे में थाईलैंड के 22 नागरिक बंधक हैं। इनमें से 12 को रिहा किया गया है। सभी रिहा बंधकों को रेड क्रॉस के हाथों सौंपा गया। उनको राफा बॉर्डर के जरिए गाजा से बाहर निकाला गया और फिर इजराइल डिफेंस फोर्स को सौंपा गया। आईडीएफ ने इन रिहा बंधकों के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। इनको हेलीकॉप्टर के जरिए इजराइल के अलग अलग अस्पतालों को ले जाने की व्यवस्था की गई। 7 हफ्तों तक बंधक रहे इन सभी लोगों को पहले उचित उपचार दिया जाएगा और फिर परिजनों के पास भेजा जाएगा। जो इतने दिनों से वो बंधक थे तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रॉमा के शिकार होंगे और इसलिए उपचार पहले जरूरी है। आगे रिहा होने वाले तमाम बंधकों के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बंधकों की वापसी को लेकर जो प्रक्रिया चली, तेल अवीव से बैठकर उस पर अपनी निगाह बनाए रखी। उनके साथ रक्षा मंत्री भी बने थे और कई जो अलग अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल की जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनी कैदियों को भी छोड़ा जा रहा है। पहले दिन 39 फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया है। इनको हाइफा के नजदीक डामोन और मेगिडो जेल से यरूशलेम ले जाया गया, फिर वहां से रामाला के लिए रवाना किया गया। अगले 4 दिनों में रिहा किए जा रहे 150 कैदियों में मामूली अपराध वाले फिलिस्तीनी हैं। इनमें से अधिकतर की उम्र जो है वो 18-19 साल की बताई गई है। कतर और मिस्र की मध्यस्थता के जरिए ये युद्ध विराम जो है वो संभव हुआ है। इजराइल ने यह पेशकश भी की है कि 50 बंधकों के अलावा हमास की तरफ से अगर 10 बंधक हर दिन छोड़े जाते हैं तो वो उस हर दिन को एक युद्ध विराम के दिन के तौर पे आगे बढ़ाएगा, यानी कि हर 10 बंधक रिहा करने पर वो युद्ध विराम एक दिन आगे बढ़ा देगा। हालांकि इस बात पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। वैसे इजराइल 150 फिलिस्तीनी कैदियों की लिस्ट को उसने तैयार रखा हुआ है, जिसे वो तभी छोड़ेगा जब हमास 50 और बंधकों को छोड़ने को तैयार होगा। यानी कि 50 को तो वो डील के तहत छोड़ ही रहा है। अगर वो 100 को छोड़ता है तो इजराइल भी 150 की बजाय 300 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। वैसे इजराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि युद्ध विराम की अवधि खत्म होने के बाद वह गाजा पर फिर से हमले शुरू करेगा और हमास के खात्मे तक उसका युद्ध जो है वो जारी रहेगा। इजराइल में पूछा जा रहा है कि 50 बंधकों की रिहाई के बाद बाकी बचे करीब 190 बंधकों का क्या होगा। उनके परिजनों का भी पीएम नेतन्याहू पर जबरदस्त दबाव है। इजराइल को पहले लगा था कि सैन्य अभियान के जरिए वो बंधकों को छुड़ा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बातचीत के जरिए बात बनी है। स्थायी युद्ध विराम की अभी कोई सूरत हाल
नजर नहीं आ रही है, लेकिन गाजा में जिस तरह की तबाही और मानवीय त्रासदी की हालत है उसको देखते हुए इसकी जबरदस्त जरूरत जो है वो बताई जा रही है। और खासतौर पे जो बंधक अभी भी हमास के पास हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी, उनकी सुरक्षित रिहाई के लिए भी जो युद्ध विराम है आगे भी जरूरी होगा। और परिजनों का दबाव लगातार इस बात पर बना हुआ है कि किसी भी सूरत पर उनको छुड़ाया जाए। उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट देखिए आपने। अपने मेहमानों के पास चलते हैं। जहांगीर साहब, मेरा सवाल अब आपसे है। नेतन्याहू ने कहा था, जो मुझे याद आ रहा है, अगर मैं एग्जैक्ट कोट नहीं कर पा रहा हूं, तो उसका भाव ये था कि भाई सरेंडर करने का मतलब, सीज फायर का मतलब ये हो गया कि आपने हमास के साथ आप युद्ध को हार गए, एक तरीके आपने हार एक्सेप्ट कर ली। मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि 50 दिन हो गए, 49 दिन हो गए, छोटा सा इलाका है, सो कॉल्ड मैप पे जो हमको दिखाई देता है, उस इलाके में क्यों नहीं ढूंढ पाए कि आखिरकार बंधक कहाँ है? क्या इजरायली सैनिक तैयार नहीं थे, या उनके पास तैयारी नहीं थी, या उधर जाने से वो संकोच कर रहे हैं, डर रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी मुश्किल गाजा के आम बाशिंदों की है। गाजा में 20 लाख से ज्यादा की आबादी है। आप देखिए कि उत्तरी गाजा में जब इजराइल की आर्मी 27 अक्टूबर को जाती है, तो उसके 7 दिन पहले वो उत्तरी गाजा के लोगों को कहता है कि आप साउथ की तरफ जाइए। हमास अस्पतालों, स्कूलों और आम बाशिंदों की जगहों से अपने ऑपरेशंस ऑपरेट करता है। तो इजराइल की सेना, जो अभी भले ही पूरी दुनिया उसे, मतलब काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, पर उस आर्मी ने बहुत कायदे से और बहुत धीमे से कार्रवाई की है। आप सही कह रहे हैं कि इतना छोटा इलाका है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, पर वो कहीं नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां जाने में आम लोगों की मौत होना तय है। आप सिर्फ उत्तरी गाजा में देखिए, 10 लाख लोगों को इन्होंने जब हटाया है, उस दौरान भी तो जो हमास की एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रणनीति है कि वो अस्पतालों से और आम बाशिंदों की जगहों से लड़ाई लड़ता है, तो उसमें इजराइल लड़ नहीं पाता है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से इजराइल की आर्मी अब भी क्या करेगी, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। आज की और कल की यहाँ के रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट थी कि अगले 2 महीने तक उनका वॉर गाजा में चलने वाला है। उन्होंने ये बात 2 महीने की कही, पर मेरा अंदाजा 6 महीने का है, क्योंकि आप अब उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा में तब तक नहीं जा सकते जब तक कि वहां के लोग वापस कहीं और न जाए। तो इजराइल की आर्मी बंदूकों को कितना छुड़ा पाएगी, ये तो बहुत मुश्किल है। पर ये जरूर है कि इजराइल की आर्मी अपनी मौजूदगी से हमास को अब जमीन के नीचे से ऊपर नहीं आने देगी। बिल्कुल। जहांगीर साहब और गुप्ता जी, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार इस खबर पर एनडीटीवी की नज़र बनी हुई है। हम अपने मेहमानों के साथ भी बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि ये सिलसिला आज शुरू तो हुआ है, पर ये सिलसिला कितने दिनों तक चलेगा, इसको लेकर मन में तमाम शक व शुबा भी हैं, क्योंकि दोनों ही लोग, चाहे इजराइल हो चाहे हमास हो, उन पर भरोसा करना इतना आसान भी आज की तारीख में नहीं दिखाई देता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि 13 दिन बीत चुके हैं, परिजन भी परेशान हैं कि आखिरकार कब उनके अपने सुरंग से सुरक्षित बाहर आएंगे। 41 मजदूर 12 नवंबर से सुरंग में फंसे हैं, लेकिन सुरंग में राहत अभियान आसान नहीं है। लगातार बाधाओं को पार कर, बेहद संभल कर अभियान को जारी रखा गया है। सरिये के आने की वजह से ऑपरेशन को बार बार रोकना पड़ा है, फिर उसे हटाने की पूरी प्रक्रिया दोबारा से शुरू होती है, फिर बचाव अभियान शुरू हो पाता है। कभी पत्थर बीच में मिल जाता है, उसको काटना आसान नहीं होता है। काटते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि इससे सुरंग को नुकसान ना हो। अभी तक 46 मीटर से ज़्यादा की ड्रिलिंग की जा चुकी है, लेकिन 10 से 12 मीटर की ड्रिलिंग अभी भी, उसको लेकर तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है। आज सुबह लगातार ये कहा गया कि शाम तक 6 बजे तक, 7 बजे तक कोई खुशखबरी आपको देंगे, और ये वहाँ मौके पे मौजूद अधिकारियों ने कहा, बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नज़र रखे हैं। उन अधिकारियों के मुताबिक अगले 5 मीटर तक किसी बड़े मेटल की बाधा न बनने की संभावना है। अगर सब कुछ ठीक रहा इन अधिकारियों के मुताबिक, तो मजदूरों तक पहुंचने के लिए 2 और पाइप को पुश करना ही काफ़ी है, और उसके बाद उन तक पहुंचा जा सकता है। एनडीआरएफ की टीम ने आज मॉक ड्रिल भी किया। ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें आपके सामने हैं।
कि किस तरीके से उन लोगों को स्ट्रेचर पर लिटाकर, जिस स्ट्रेचर पर व्हील लगा हुआ है, बाहर निकाला जाएगा जब उन तक पहुंच जाएंगे, जब उस तरफ का बुहाना भी खुल जाएगा। अभी क्या स्थिति है, क्या हुआ दिन भर में, ज़्यादा ये वो तस्वीरें हैं जो मॉक ड्रिल कर स्ट्रेचर के ज़रिए जब मज़दूरों को निकाला जाएगा। ये मॉक ड्रिल एनडीआरएफ ने आज करके देखी और अपनी तैयारियों का जायज़ा लिया कि कोई श्रमिक जब बाहर निकाला जाए तो उसको ज़्यादा परेशानी ना हो। अभी क्या स्थिति है, ज़्यादा जानकारी के लिए चलेंगे मेरे सहयोगी किशोर रावत और मोहम्मद गजाली के पास, जो लगातार 13 दिनों से उस स्पॉट से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सिलक्यारा टनल से आज की बड़ी खबर यही है कि मशीन हर बार की तरह आज फिर 1-2 बार रुक गई है और ड्रिलिंग का काम नहीं हो पाया है और करीब 15 मीटर का फासला अभी भी तय करना बाकी है। इन सब के बीच यही लग रहा है कि शायद आज 13वां दिन था और आज दिन खत्म हो रहा है, तो शायद इन 41 मजदूरों को इसी सुरंग में 13वीं रात भी काटनी पड़ सकती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी किशोर रावत हैं, पहले दिन से इस पूरे प्रकरण पर नज़र बनाए हुए हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि रडार सिस्टम क्या था जिसके बारे में अधिकारी कह रहे थे कि अगर उससे पता लग गया है कि आगे मलबे में कोई मेटल का पदार्थ, मेटलिक ऑब्जेक्ट, क्या कोई लोहा वगैरह नहीं था तो फिर क्यों रुक गया, और आगे क्या चांसेस हैं कि कितनी जल्द हम अपने इन 41 लोगों को बाहर आते हुए देखेंगे। किशोर, सबसे पहले समझाएं कि पिछले 48 घंटे में मशीन कितनी बार रुकी है और कितनी बार चली है। पूरा ओवरऑल देखा जाए तो मशीन का अपना रैंप, जिस रैंप पे थी, क्योंकि बहुत फोर्स लगाया था और करीबन 173 हॉर्स पावर की मशीन है, उसने अपना पूरा पावर लगाया था, उसकी वजह से रैंप ऐसे मशीन ऊपर को हो गई, पीछे से रैंप वो कहते हैं जिस मशीन गई है और जिसपे मशीन आगे पीछे होती है, वो रैंप उखड़ गया। उसके बाद वो पूरी रात उसको ठीक किया गया, उस पर बड़े बड़े लोहे के गार्डर लगाए गए, सीमेंट लगाया गया, कंक्रीट लगाया गया, ईंटें रखी गई ताकि वो स्टेबल रहे, क्योंकि हल्का सा 1 mm भी अगर हुए तो जो टनल जा रही है ना वो कहीं और चली जाएगी। ये क्योंकि बहुत बारीकी का मामला होता है। उसके बाद इन्होंने सब ठीक किया, सुबह 6-7 बजे तक वो सब चलता रहा। फिर मशीन के जो लोहे के रॉड थे, ऑब्स्टिकल थे, उसने बहुत नुकसान किया पाइप को से लोगों को लाना था, उसको बहुत नुकसान किया। 1.5 या 1.4 मीटर उन्होंने उसे काटा, अंदर गए और उसको कट किया। वो लोहे के रॉड भी काटने पड़े। फिर मशीन चली। फिर उसके बाद एक और दिक्कत ये आई कि अंदर पाइप होते हैं, बेसिकली जैसे पूरा छत होती है, उसमें कंक्रीट डालने से पहले स्टील डाला जाता है। उस स्टील में रॉड्स होती है, उसके अंदर पाइप्स होते हैं मोटे मोटे, ताकि वो ऊपर से प्रेशर ना हो पहाड़ का। तो वो सारी चीज नीचे गिर गई। हाँ, नहीं, वो उसके अंदर पाइप थे। वो जब ड्रिल चला उसने उसको भी मलबा जब गिरा तो वो सारी चीजें जो ऊपर लगी हुई थी वो नीचे पूरा रहता है, पूरा सर्कल शेप में रहता है। तो उसकी वजह से जो ड्रिल था वो भी खराब हो गया। उस ड्रिल के पिक्चर जैसे देख रहे हैं कि कैसे टूटा हुआ है, और उसके अलावा जो लोहे का बड़ा पाइप था उसको कट किया गया। तो इसमें पूरा कम से कम जो ऑपरेशन था वो 15 से 16 घंटे लेट हुआ। फिर उम्मीद की जा रही थी जैसे नहीं हो पाया। अब ऐसे है कि अब दोबारा जब 2.2 मीटर तक उसने ड्रिल किया, उसके बाद भी अगर मशीन फिर से कोई ऑब्स्टिकल आया, वो खासकर स्टील का ऑब्स्टिकल था, 2-3 बार आ चुका है, तो उसको कट कर दिया है। फिर उन्होंने हल्का सा चलाया, फिर कट किया, फिर हल्का से चलाया। अब एक मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में उनका एक अब सोच रहे हैं कि उसको मैनुअली किया जाए। मैनुअली में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन फिलहाल आज 13वां दिन था और उम्मीद थी कि आज ये लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन मशीन का रैम्प से उखड़ना, मशीन का ड्रिल टूटना, लोहे के पाइप फंसने, लोहे के पाइप बैंड होने, और सरिये आने, फिर पाइप्स लोहे के आने, उनको काटना, ये बड़ा लंबा प्रोसेस था। और वो अगर ये नॉर्मल में होता तो 2 मिनट में कट जाते फटाफट गैस वेल्डिंग से, लेकिन पाइप के अंदर वैसे ही जाना है, उसे काटना है, ऑक्सीजन भी उसको लेनी है। जो जब स्टील जलता है तो धुआं निकलता है, बड़ा वो हार्मफुल होता है आंखों के लिए। तो ये सारे आज सारा रहा। और अब आपके काम की खबर। अगर आप कार चलाते हैं या कार खरीदने का सपना रखते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम आएगी। कार खरीदते समय कार का बीमा यानी इंश्योरेंस कराना पड़ता है, लेकिन अब आप इस कार इंश्योरेंस का प्रीमियम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्या है पे एज यू ड्राइव और पे हाउ ड्राइव एड ऑन कवर पॉलिसी? ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी ताबिश।
अगर आपके पास गाड़ी है तो इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है। अब इंश्योरेंस आप किस कंपनी से खरीदते हैं ये आपके ऊपर तय करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं आप गाड़ी किस तरह चलाते हैं और कितनी चलाते हैं? इस हिसाब से आप इंश्योरेंस प्रीमियम पर होने वाले खर्चे को कम या ज्यादा कर सकते हैं। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल ये एड ऑन पॉलिसीज हैं जो रेगुलर इंश्योरेंस के साथ आप खरीद सकते हैं। पे हाउ यू ड्राइव और पे एज यू ड्राइव, जिसमें आपकी गाड़ी अगर कम चलती है सालाना तो आपको कम प्रीमियम यहाँ पर देना पड़ेगा। किस तरह से ये पॉलिसीज हैं, क्या आपको फायदे इसमें हो सकते हैं, ये आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप पे एज यू ड्राइव को समझिए, ये क्या होता है। इसमें जैसे कि नाम से जाहिर है आप जितना गाड़ी चलाते हैं उस हिसाब से अपनी पॉलिसी आप चूज कर सकते हैं। इसमें दरअसल होता क्या है कि आपकी गाड़ी जितना चलती है उस हिसाब से कंपनियां जो है आपको प्रीमियम का ऑप्शन देती हैं। आप अपना प्लान यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सालाना अगर 15,000 से कम किलोमीटर आपकी गाड़ी चलती है तो इस प्लान का फायदा आप उठा सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें आपको ये बताना होता है कंपनी को कि आपकी गाड़ी का जो मीटर है उसमें कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी शो कर रही है, कितना आपकी रनिंग है, यही दरअसल आपको जो है वो जाहिर करना होता है। अब यहाँ पर अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो इससे आप प्रीमियम पर पैसे बचा सकते हैं। आपको प्रीमियम सस्ता जो है वो पड़ सकता है, सस्ते में कुल मिलाकर आपको पॉलिसी यहाँ पर मिल सकती है। अब कैसे आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं ये भी आप समझिए। तो ये जो प्लान है इसमें आपकी गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो होना चाहिए। उसके ऊपर आप ये जो एड ऑन कवर है ये ले सकते हैं। इसमें आपकी गाड़ी जो है वो एक साल में कितना चलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस हिसाब से आपको जो है ऑफर मिलेंगे, उसमें आप चूज कर सकते हैं। इसमें आपकी रीडिंग जो है वो आपको अपलोड करनी होती है। कुछ इस तरह से जो रूल्स हैं वो कंपनियां आपको देती हैं कि आप उसको पूरा कीजिए। आप बताइए कि आप अपनी गाड़ी एक साल में कितना चलाते हैं, कुछ इस तरह से। हालांकि इसमें टेलीमेटिक्स डिवाइस जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि कंपनियां आपकी गाड़ी को ट्रैक नहीं करेंगी कितना की गाड़ी आप चला रहे हैं। आप रीडिंग जो है बताइए, उस हिसाब से आप इसको लीजिए। फायदा ये होता है कि इसमें एक तो आपको जो रेगुलर इंश्योरेंस है उसी तरह के फायदे इसमें मिल जाते हैं और प्रीमियम थोड़ा आपको यहाँ पर कम देना पड़ता है, तो खर्चा आपका थोड़ा सा यहाँ पर कम हो जाता है। अब क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं इस तरह के इंश्योरेंस को खरीदने के लिए? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी सालाना रनिंग के हिसाब से आप ले सकते हैं। जब आप इसको खरीदने जाएंगे तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि आपकी गाड़ी सालाना अगर मान लीजिए 2,500 किलोमीटर चलती है तो आप उसको चूज कीजिए। उसमें सबसे ज्यादा कम आपको प्रीमियम जो है देना पड़ेगा, सबसे ज्यादा फायदा होगा। आपकी गाड़ी इससे थोड़ा ज्यादा चलती है, 2,500 से मान लीजिए 5,000 किलोमीटर आप चलाते हैं साल में, तो आप उसको चूज कीजिए। इसी तरह से अलग अलग प्लान्स हैं। 10,000 तक, अगर 10,000 किलोमीटर से ज्यादा आपकी गाड़ी चलती है तो भी आप इसको चूज करेंगे। मतलब जितनी ज्यादा आपकी रनिंग साल में है उतना आपको कम फायदा मिलेगा। जितना कम आप गाड़ी को चलाते हैं और ये प्लान लेते हैं उतना ज्यादा आपको फायदा प्रीमियम पर यहाँ पर इस पॉलिसी में मिलेगा। इससे फायदा क्या होगा अगर आप इसको लेते हैं तो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पॉलिसी की तरह ही आपको जो है बेनिफिट यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर प्रीमियम पर माइलेज बेनिफिट जो है वो भी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इसके लिए ऑफर करती हैं। जिसमें एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको दिखाते हैं। इसमें आप देखिए HDFC ERGO जो ऑफर करते हैं उसमें अगर 2,500 किलोमीटर की आपकी रनिंग है तो आपको यहाँ पर प्रीमियम माइलेज बेनिफिट पर 25% तक का जो है वो फायदा यहाँ पर मिल सकता है। इसी तरह से अगर 5,000 तक की आपकी रनिंग है तो 17.5% का ये बेनिफिट हो जाता है, और 7,500 तक है तो 10%, उससे ज्यादा है थोड़ी 10,000 तक है तो 5%। तो इस तरह से जितनी ज्यादा आपकी गाड़ी चलती है उतना ये फायदा कम होता रहता है, जितना कम आप अपनी गाड़ी चलाते हैं उतना ये फायदा बढ़ता रहता है। तो इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। अब पे हाउ यू ड्राइव के बारे में आपको बताते हैं, यानी किस तरह से आप अपनी गाड़ी चलाते हैं वो भी निर्भर करता है कि इसके जरिए आप फायदा उठा सकते हैं, प्रीमियम पर अपने पैसे बचा सकते हैं। इसमें आप गाड़ी कैसे चलाते हैं इस पर निर्भर करता है। इसमें बेहतर ड्राइविंग अगर आपकी है तो आपको कम प्रीमियम में जो है पॉलिसी मिल सकती है। इसमें आपके गाड़ी के इस्तेमाल का पैटर्न जो है वो इंश्योरेंस कंपनियां देखती हैं, यानी कि आपकी जो ड्राइविंग की आदतें हैं वो कैसी हैं, इंजन की हालत आपकी गाड़ी की कैसी है, आप कहीं ओवर स्पीडिंग तो नहीं करते हैं, आप नियमों को कितना पालन करते हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मायने रखती हैं। और इसके लिए टेलीमेटिक्स और GPS का इस्तेमाल जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो करती हैं, और उसके ज़रिए आपकी जो ड्राइविंग हैबिट्स हैं वो अगर अच्छी हैं, बेहतर हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर प्रीमियम पर फायदा थोड़ा यहाँ पर मिल सकता है। तो इस तरह से गाड़ी अगर आपके पास है, इंश्योरेंस तो आपको कराना ही है, लेकिन कुछ ये प्लान्स हैं जिसके जरिए आपकी जेब पर जो बोझ पड़ता है प्रीमियम का वो थोड़ा कम हो सकता है। इन प्लान्स के जरिए आप थोड़ा फायदा इसका उठा। तो खबरों की खबर में आज फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझको दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।